जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग एजुकेशन के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ESIC DSSS सीरीज लगातार आप सभी के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं हम। और दोस्तों आज की क्लास नंबर 31 यहाँ पे रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, टोटल आप सभी को पता है कि 30 क्लासेज लगातार 1 मंथ से आपके लिए ESIC सीरीज लगातार आपके लिए हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है, वो आप तक डिलीवर करने का हमारा दोस्तों प्रयास रहता है। तो आप अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखें और कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों आप अपना रेस्पॉन्स जरूर दें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन को कैरी ऑन करते हैं। कैरी ऑन करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। यदि आपने नर्सिंग एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नर्सिंग एजुकेशन का, आप ज्वाइन कर लें। 8,500 प्लस लोग वहां पे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। हर एक वैकेंसी की PDF हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट डाटाज हो, ये सारे जो क्वेश्चन स्लाइड है वो सबसे पहले हम क्विकली वहीं पे अवेलेबल करवाते हैं। तो आप सब लोग अपना प्यार जरूर बनाए रखें। चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट के आज के सेशन को कैरी ऑन करते हैं। सेशन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको डिस्कस करने वाला आपके साथ में, जो आपके एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो सेशन को लास्ट तक आप जरूर अटेंड करें। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि द नर्स हु ऑब्जर्व प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग ऑब्जर्व कर रही है इन न्यू बॉर्न सस्पेक्टेड। जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिल रही है, तो कौन सी आपको कंडीशंस देखने को मिलेगी, क्या आप ऑब्जर्व करेंगे? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए की बात करें तो ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला देखने को मिलेगा, या फिर हर्टस्प्रिंग डिजीज देखने को मिलेगी, या फिर कंजेनाइटल हाइपरट्रोफी पाइलोरिक स्टेनोसिस देखने को मिलेगा, या फिर बात करें तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का पूछा गया है, तो आप सभी को पता है कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है वो कहीं ना कहीं कार्डिनल साइन देखने को मिलता है किसका, पाइलोरिक स्टेनोसिस का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जो आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कार्डिनल साइन ऑफ द पाइलोरिक स्टेनोसिस, तो आपका वहां पे आंसर जाएगा कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग क्या है? कार्डिनल साइन है किसका, पाइलोरिक स्टेनोसिस का। अब दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट वन, इसका आंसर क्या रहने वाला। तो इसके राइट आंसर की यदि अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। क्लियर चीज है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि कंजेनाइटल हाइपरट्रोफी पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आपको देखने को मिलेगी। क्लियर चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आपको ये डिस्कस करवा दिया था पॉइंट कि कार्डिनल साइन पाइलोरिक स्टेनोसिस इज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है वो कहीं ना कहीं पाइलोरिक स्टेनोसिस का कार्डिनल साइन आपका यहाँ पे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे रहने वाला है। अ पर्सन विथ डायबिटिक मेलाइटिस, डायबिटिक मेलाइटिस का एक पर्सन है, इज आस्किंग यू द कैलोरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 टीस्पून। जी हाँ दोस्तों, 1 टीस्पून ऑफ शुगर, यू आंसर वुड बी। जी हाँ दोस्तों, एक डायबिटिक मेलाइटिस का पर्सन है जो पूछ रहा है कि कितनी कैलोरी वो लेगा जब 1 टीस्पून शुगर ले रहा है, तो उसके अंदर कितनी कैलोरी यहाँ पे होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यूजुअली बात करें तो एक जो अपन बात करें तो 1 टीस्पून बराबर कितना होता है, 1 टीस्पून की बात करें तो 1 टीस्पून होता है जिसमें कितने ml होते हैं, 5 ml देखने को मिलते हैं 1 टीस्पून के अंदर। तो बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितनी कैलोरी होती है, 4 किलो कैलोरी। क्लियर चीज है, तो यहाँ पे जब 1 टीस्पून शुगर ले रहा है तो उसके अंदर टोटल कितनी कैलोरी होगी, तो 5 × 4 करें आप, 5 ml 1 टीस्पून के अंदर का, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर बात करें तो 4 किलो कैलोरी, तो कहीं ना कहीं 20 आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। 20 किलो कैलोरी कहीं ना कहीं 1 टीस्पून शुगर के अंदर कैलोरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बात करें यदि ऑप्शन की, फर्स्ट ऑप्शन में 5 है, ये आपका रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो 15 भी नहीं रहेगा। यहाँ पे बात करें राइट आंसर की तो आपकी 20 किलो कैलोरी कहीं ना कहीं शुगर, 1 टीस्पून शुगर के अंदर किलो कैलोरी देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1 ग्राम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4 किलो कैलोरी आपको देखने को मिलती है। 1 ग्राम यदि अपन बात करें दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर कितनी किलो कैलोरी होती है, तो 4 किलो कैलोरी देखने को मिलती है। यदि 1 ग्राम दोस्तों बात करें किसकी, फैट की बात करें तो फैट के अंदर दोस्तों कितनी देखने को मिलेगी, 9 किलो कैलोरी देखने को मिलेगी। क्लियर चीज है, ये प्रोटीन, और वहीं बात करें तो ये आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट।
तो एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4 किलो कैलोरी देखने को मिलेगी। और वहीं बात करें दोस्तों प्रोटीन के अंदर 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम के अंदर, और फैट की बात करें तो 1 ग्राम फैट के अंदर 9 किलो कैलोरी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम्स के अंदर दोस्तों, प्रोटीन फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है। चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया था कि यूजुअली बात करें तो 1 टीस्पून के अंदर 5 होते हैं, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 4 किलो कैलोरी है, और 1 टीस्पून की बात करें तो 20 किलो कैलोरी यहाँ पे होगा। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन मूव करते हैं एक और शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। दोस्तों क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें, और दोस्तों आप अपना कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर पुटअप करें। आप सभी का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है दोस्तों। नर्सिंग एजुकेशन चैनल पे आप सभी के लिए लगातार ESIC, DSSB, RML, SGPJ सभी भर्तियों से रिलेटेड लगातार हम क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और भी दोस्तों बहुत सारी अच्छी सी एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा आपको क्लासेज प्रोवाइड करवाने का हमारा प्रयास रहेगा। तो आप अपना प्यार, अपना रेस्पॉन्स जरूर दिखाएं, कमेंट बॉक्स के अंदर एक पॉजिटिव कमेंट दोस्तों जरूर करें। और दोस्तों ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें कि इसका आंसर A है, B है, C है, D है। जब मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं उससे पहले आप क्वेश्चन को रीड करके अपना आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पुटअप करें। चलिए दोस्तों 3rd नंबर क्वेश्चन रहने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स आर द रिच सोर्सेज ऑफ द विटामिन ए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा फूड आइटम है जिसके अंदर बात करें तो विटामिन ए के अंदर रिच सोर्सेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कौन सा ऐसा फूड आइटम रहने वाला है? बात करें ऑप्शन की तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड येलो फ्रूट्स, ये विटामिन ए के रिच सोर्सेज रहने वाले हैं, या फिर ग्रीन ग्राम या फिर पल्सेज। ऑप्शन सी की बात करें तो राइस और पटेटोज ज़्यादा देखने को मिलेंगे विटामिन ए के अंदर, या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। किसके अंदर दोस्तों बात करें? विटामिन ए के अंदर यहाँ पे बताया गया। तो दोस्तों रिच सोर्सेज की बात करें, सबसे ज़्यादा की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, और येलो फ्रूट्स है कहीं ना कहीं विटामिन ए के अंदर रिच सोर्सेज यहाँ पे रहने वाले। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। विटामिन ए का पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कौन सा रिच सोर्सेज रहने वाला है, तो आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, एंड दोस्तों साथ में बात करो तो येलो फ्रूट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलिए दोस्तों एक और शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है आज के सेशन का। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यूरिनरी आउटपुट ऑफ द क्लाइंट 24 आवर्स दैट मीन्स 1 डे, एक डे के अंदर वाज 350 ml, द नर्स हैज़ डॉक्यूमेंट द ऑब्जर्वेशंस। जी हाँ दोस्तों 24 आवर्स के अंदर आप कितना यूरिन देखने को मिल रहा है? 350 ml पर डे। तो आपकी कौन सी कंडीशंस यहाँ पे रहने वाली? ऑप्शन की बात करें तो एनुरिया रहेगी, या फिर पॉलीयूरिया, या फिर डिसयूरिया, या फिर ओलिगोयूरिया। क्या कंडीशंस दोस्तों यहाँ पे रहने वाली? सबसे पहले बात कर ले तो दोस्तों ओलिगोयूरिया किसको बोलेंगे, एनुरिया किसको बोलेंगे दोस्तों? एब्सेंस ऑफ यूरिन, या फिर बात करें 100 ml से 100 ml पर डे आपको यूरिन देखने को मिल रहा है, उसको अपन एनुरिया की कंडीशन बोलेंगे, या फिर एब्सेंस ऑफ यूरिन भी बोल सकते हैं। पोलियूरिया की बात करें तो कहीं ना कहीं मोर देन 2400 से ज़्यादा पर डे यदि यूरिन पास आउट हो रहा है तो उसको पोलियूरिया बोलेंगे। और वहीं बात करें तो डिसयूरिया की कंडीशन, दैट मीन्स पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिल रहा है, पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन को अपन डिसयूरिया बोलेंगे। और ओलिगोयूरिया की बात करें तो 400 ml से कम यूरिन पर डे पास आउट होता है, उस कंडीशन में अपन ओलिगो बोलेंगे। पोली मीन्स ज़्यादा हो रहा है यूरिन पास आउट, और ओलिगो मीन्स कम हो रहा है। तो यहाँ पे कंडीशंस बता रखी है 350 ml और कहीं ना कहीं 400 ml से कम है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? ओलिगो यूरिया बोलेंगे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर दोस्तों रहने वाला। बहुत दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई भी टर्मिनोलॉजी आपको पूछी जा सकती है कि पोलीयूरिया है, डिसयूरिया है, या फिर एनुरिया है, या फिर अलग कंडीशंस भी कहीं ना कहीं दे दी जाती है। क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर वहाँ पे रहने वाला। बहुत शानदार दोस्तों ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे रहने वाला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंडिकेट इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल विदाउट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है, कैंसर से रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या पूछा गया है कि टर्म इंडिकेट इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, सेल की कहने कहीं साइज इंक्रीज हो रही है विदाउट इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल,
मतलब सेल के नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे और कहीं ना कहीं साइज इंक्रीज हो रही है बट सेल के नंबर कहीं ना कहीं इंक्रीज नहीं हो रहे, तो वो कौन सी आपकी कंडीशंस यहाँ पे रहने वाली? क्या उसको हाइपरप्लेजिया बोलेंगे या फिर हाइपर डिस्प्लेजिया बोलेंगे या फिर हाइपरट्रॉफी बोलेंगे या फिर अट्रोफी बोलेंगे? क्या दोस्तों कंडीशंस यहाँ पे रहने वाली है? और क्वेश्चन बड़ा शानदार है, आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों जरूर दें। दोस्तों इसमें बात करें जब साइज सेल की साइज इंक्रीज हो रही है बट विदाउट इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? साइज इंक्रीज हो रही है, दैट मींस यहाँ पे हाइपरट्रॉफी की कंडीशंस यहाँ पे रहने वाली। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अब दोस्तों वन बाय वन ऑप्शन की बात कर लेते हैं। आप अपन हाइपरट्रॉफी की तो बात कर ली कि एनलार्जमेंट ऑफ सेल की साइज बढ़ रही है, यहाँ पे साइज कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। और एक कंडीशन आ रही है हाइपरप्लेजिया, उसको क्या बोलेंगे? इट इज अ मल्टीप्लिकेशन या फिर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल अंडर कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, अंडर कंट्रोल कहीं ना कहीं सेल की साइज ज्यादा इंक्रीज हो रही है, मल्टीप्लिकेशन देखने को मिल रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? हाइपरप्लेजिया बोलेंगे। न्यूप्लाज्मिक प्लेजिया किसको बोलेंगे? जब आल्सो नोन एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल विदाउट कंट्रोल, बिना कंट्रोल के कहीं ना कहीं सेल का मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? न्यूप्लेजिया बोलेंगे। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्मिनोलॉजी आप सभी के लिए रहने वाली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चंस है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर पुट अप करना है। क्लियर चीज है, मैंने बोला था आपको कि 1 से 2 क्वेश्चंस आप सभी के लिए रखूंगा। आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्लियर चीज है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हेन द क्लाइंट कैन ब्रीथ ओनली इन एन अपराइट पोजीशन इट इज टर्म्ड एज। जी हाँ दोस्तों, कहने की बात करें ब्रीथ ले रहा है ओनली इन अपराइट पोजीशन में, तो कौन सी कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलेगी? किस कंडीशन में ये पोजीशन अपराइट पोजीशन दी जाएगी? ऑर्थोपिनिया की कंडीशन या फिर डिस्पिनिया की कंडीशन या फिर टेकीपिनिया की कंडीशन या फिर जो एपनिया की कंडीशन है उसके अंदर ये रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें और ये भी जरूर बताएं कि जो भी आप ऑप्शन कर रहे हैं तो उसकी कहीं ना कहीं डेफिनेशन जरूर बताएं। इन ऑप्शन में से डेफिनेशन आपको जरूर बतानी है। यदि आप सभी लोग सभी की डेफिनेशन बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपका रेस्पॉन्स दोस्तों बहुत जरूरी है कि आप कितने एक्टिव हैं और लगातार क्या क्लासेस देख रहे हैं नर्सिंग एजुकेशन या फिर नहीं, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दोस्तों रहने वाली है। 7 नंबर क्वेश्चन से रहने वाला है आज के सेशन का। अ क्लाइंट विद द हाइपर वेंटिलेशन इज प्रोन टू द डेवलप। जी दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं पूछा गया है कि हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन है कहीं ना कहीं किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोन रहने वाला है? क्या बात करें मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर दोस्तों बात करें अपन कि मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर किस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहने कहीं हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन का पूछा गया है कि हाइपोवेंटिलेशन किस में देखने को मिलेगा? क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस में या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में या फिर रेस्पिरेटरी एल्कोसिस में या फिर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में? क्या कंडीशंस दोस्तों यहाँ पे रहने वाली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप की क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के अंदर दोस्तों पूछे जाएंगे। एसिड बेस इंबैलेंस से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि एक और इनमें से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको सेपरेटली एसिड बेस इंबैलेंस से रिलेटेड टॉपिक करवाने वाला हूं, बहुत जल्द करवाने वाला हूं। चैनल के साथ में जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक डालूंगा तो आपके पास में सबसे पहले आए। सबसे पहले यदि अपन नॉर्मल वैल्यू की बात कर लेते हैं तो नॉर्मल पीएच कितनी होती है ब्लड की, तो बात करें तो 7.35 से लेके 7.45 पीएच होती है नॉर्मल। वहीं दोस्तों जो PCO2 की लेवल की बात करें तो PCO2 लेवल कितना होता है? 35 से लेके 45 mm ऑफ Hg इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है। वहीं बाइकार्बोनेट की बात करें SCO3 की बात करें तो कितना यहाँ पे रहने वाला है? 22 से लेके 28 mm ऑफ Hg यहाँ पे इसका नॉर्मल लेवल यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट के अंदर आता है। क्लियर चीज है, वाई से लेके 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ये इसकी वैल्यू रहती है दोस्तों। ये तीनों आपको ये वैल्यू बहुत ही जरूरी है आना। एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि नॉर्मल पीएच कितनी होती है ब्लड की, बाइकार्बोनेट लेवल कितना होता है, एसिड बेस इंबैलेंस में अपन पढ़ते हैं कि PCO2 का लेवल नॉर्मल कितना होता है। इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंडीशंस मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, कौन सी कंडीशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है। तो दोस्तों बात करें यदि न्यूट्रल पॉइंट की बात करो तो ये आपका न्यूट्रल पॉइंट हो गया पीएच का 7.40। यदि
3.5 से कम कंडीशन से देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं एसिडोसिस की कंडीशन है। यदि पीएच ज़्यादा देखने को मिल रही है वो एल्कोलाइसिस की कंडीशन के अंदर आ जाएगी। तो दोस्तों बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइपो वेंटिलेशन की कंडीशन किसके प्रोन यहाँ पे रहने वाली। तो दोस्तों बात करें तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर रहने वाली है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है। अब दोस्तों बात करें कि रेस्पिरेटरी आपका जो एसिडोसिस है उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पे आने वाली है, तो कहीं ना कहीं हाइपो वेंटिलेशन की कंडीशन या फिर जो भी रेस्पिरेटरी की डिजीज है जैसे कि सीओपीडी है, अस्थमा है, एम्फाइसीमा है, ब्रोंकियोएक्टाइटिस है, ये सारी कंडीशंस किसके अंदर आने वाली है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर आने वाली। वहीं दोस्तों बात करें यदि आपको पूछा जाता है डिजीज देखे कि हाइपर वेंटिलेशन, ये हाइपो वेंटिलेशन, इसमें दोस्तों हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशंस देखने को मिलेगी। हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों बात करें और इसमें क्या देखने को, जैसे कि एंग्जाइटी का कोई पेशेंट है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस देखने को मिलेगा। एंग्जाइटी है या फिर कोई पैनिक अटैक या फिर दोस्तों बात करें तो हिस्टेरिया है या फिर कोई पेशेंट योगा कर रहा है, इन सारी कंडीशन में बात करें तो रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर चीज है। और वहीं बात करें ये आपको हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हाइपो वेंटिलेशन की कंडीशन आएगी। एक दोस्तों बात करें तो आपका ये आ गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलाइसिस है। सबसे पहले दोस्तों बात करें मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या कंडीशंस देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों बात करें मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जैसे डायूरेटिक्स का पेशेंट है, डायूरेटिक्स दे रहे हैं, वॉमिटिंग के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सॉरी किसके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में दोस्तों आपकी जो डायबिटिक मेलाइटिस है, जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है और कहीं ना कहीं दोस्तों बात करें डायरिया के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। और दोस्तों एक्यूट रीनल फेलियर का पेशेंट है, क्रॉनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है और कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन का पेशेंट है, फेट डाइट हो रही है, एस्पिरिन टॉक्सिसिटी हो रही है, सारे कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। वहीं दोस्तों मेटाबॉलिक एल्कोलाइसिस की बात करें तो ये आपका कहीं ना कहीं वॉमिटिंग के अंदर देखने को मिलेगा। वॉमिटिंग का पेशेंट है उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा, मेटाबॉलिक एल्कोलाइसिस। वॉमिटिंग है जैसे कोई पेशेंट को डायूरेटिक्स दे रहे हैं उसके अंदर भी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा, मेटाबॉलिक एल्कोलाइसिस। जन एनजी सेक्शनिंग के थ्रू भी ये होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान है और हाइपर एल्डोस्टेरोनिस में, इन सारी कंडीशन में कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक एल्कोलाइसिस लॉस होता है। दोस्तों ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन प्रॉनली अलग से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर जरूर दोस्तों बनने वाले। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे रहने वाला है। अ क्लाइंट आफ्टर न्यूमनेक्टोमी विल बी पोजिशन्ड ऑन। जी हाँ दोस्तों, न्यूमनेक्टोमी की मतलब क्या होता है, एक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ द लंग्स, कहीं ना कहीं रिमूव किया गया है लंग्स, रिमूवल ऑफ लंग को यहाँ पे रिमूव किया गया है, उस कंडीशन को न्यूमनेक्टोमी बोलेंगे। तो आफ्टर न्यूमनेक्टोमी विल बी पोजिशन्ड, कौन सी आप पोजिशन देंगे जब लंग्स को रिमूव कर दिया है उसके बाद में पोजीशन पूछा गया है, आफ्टर पूछा गया है कि आफ्टर आपकी कौन सी पोजीशन रहने वाली, सुपाइन पोजीशन, ओनली सुपाइन पोजीशन देंगे या फिर ऑपरेट साइड और बैक पोजीशन देंगे या फिर सुपाइन एंड आइदर साइड देंगे या फिर अनऑपरेटेड साइड और बैक यहाँ पे पोजीशन देने वाले हैं। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, कौन सी पोजीशन यहाँ पे आप प्रोवाइड करवाने वाले हैं, बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑपरेटेड साइड और बैक, क्लियर चीज है, ऑपरेटेड जहां ऑपरेशन हुआ है, जहां से न्यूमनेक्टोमी हुई है उस साइड में और बैक साइड में पोजीशन देंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर रहने वाला। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम्स के अंदर। क्लियर चीज है। अब दोस्तों बात करें आफ्टर न्यूमनेक्टोमी की कंडीशन की बात करें तो पोजीशन ओनली ऑपरेटिव साइड टू प्रमोट लंग एक्सपांशन रिमेनिंग लंग और फैसिलिटेटेड ड्रेनेज, कहीं ना कहीं फैसिलिटेटेड ड्रेनेज आसानी से हो, लंग एक्सपांशन कहीं ना कहीं अच्छे से हो, प्रमोट करने के लिए अपन क्या पोजीशन देंगे, ऑपरेटिव साइड कहीं ना कहीं पोजीशन दे देंगे। ड्यूरिंग टाइम की बात करें तो मॉनिटरिंग आपको मीडियो स्टिनल शिफ्टिंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेकिया टुवर्ड ऑपरेटिंग साइड, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं मॉनिटर करते रहना है। क्लियर चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं। एक और दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया है, 9 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का कि व्हेन पीरियड्स ऑफ द हाइपरएपनिया अल्टरनेट्स विथ पीरियड्स ऑफ द एपनिया
द ब्रीथिंग पैटर्न इज टर्म्ड एज। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑप्शन की बात करें तो स्मॉल रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी काइन स्टॉक रेस्पिरेशन, या फिर ब्रेडिकार्डिया, या फिर टेकिकार्डिया की टेकिपिनिया की पोजीशन कंडीशन देखने को मिलेगी, या फिर ब्रेडिपिनिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। आप सभी को पता है कि टेकिपिनिया कब बोलते हैं, जब मोर देन 24 ब्रीथ पर मिनट रेस्पिरेशन की रेट हो जाती है, उसको अपन टेकिपिनिया बोलेंगे। ब्रेडिपिनिया कब बोलते हैं, जब लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट आपकी रेस्पिरेशन रेट होती है, उसको अपन ब्रेडिपिनिया बोलेंगे। और इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि हाइपर एपनिया की कंडीशन है अल्टरनेटिव विथ पीरियड्स ऑफ द एपनिया की कंडीशन आपको देखने को मिली, तो कौन सा आपका ब्रीथिंग पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है, क्या कुसमाल है या फिर काइन स्टॉक रहने वाला है। ये दो तो कंडीशन यहाँ पे बाहर होगी, इन दोनों में से दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे रहने वाली। तो दोस्तों बात करें तो ये कंडीशन आपकी काइन स्टॉक रेस्पिरेशन रहने वाली। क्लियर चीजें, जिसके अंदर क्या हो रहा है, हाइपर एपनिया की कंडीशन है अल्टरनेटिव विथ बात करें तो एपनिया का पीरियड आपको देखने को मिलेगा। ये काइन स्टॉक रेस्पिरेशन दोस्तों रहने वाला है। अब दोस्तों कुसमाल ब्रीथिंग क्या होती है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर चीजें, कुसमाल ब्रीथिंग क्या होती है, कैरेक्टराइज्ड बाय द डीप लेबर्ड रैपिड ब्रीथिंग पैटर्न होता है इसके अंदर दोस्तों, रैपिडली ब्रीथिंग पैटर्न होता है। टिपिकली बात करें तो इंडिकेशंस दैट द बॉडी और ऑर्गन्स हैव द बिकम टू द एसिडिक, कहीं ना कहीं एसिडिक उस कंडीशन के देखने को मिलेगी। in an attempt to the expel carbon dioxide which is acidic compound in blood, the body start the breathe faster and deeper। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं फास्टर और डीपर ब्रीथिंग कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं एसिडिक की कंडीशन के अंदर। ये दोस्तों कुसमाल रेस्पिरेशन रहने वाला है। ये बात करें तो यूजुअली आपको डायबिटीज जो कीटो एसिडोसिस के पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन ये आपको देखने को मिलेगा। ये दोस्तों 5 स्टार की पॉइंट आप लगा लें, बहुत बार दोस्तों पूछा वो क्वेश्चन से कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर कौन सी कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। उसमें ऑप्शन डाल दिया जाता है कुसमाल ब्रीथिंग, कहीं ना कहीं काइन स्टॉक ब्रीथिंग, ये सारी बायोट रेस्पिरेशन से, तो कौन सी वहाँ पे कंडीशंस आपकी रहने वाली है, कुसमाल ब्रीथिंग कहीं ना कहीं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। और दोस्तों बात करें तो हार्ट या फिर रीनल फेलियर के केसेस के अंदर भी कहीं ना कहीं कुसमाल ब्रीथिंग देखने को मिलती है। बड़ा दोस्तों इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर ले, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर बनने वाला है, बिल्कुल है। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे दोस्तों, आप सभी का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है हमारा, बिल्कुल आप सभी का अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, हमारे को भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। आप सभी के लिए और बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करवाने की प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों बात करें नर्सिंग एजुकेशन चैनल पे बहुत ही जल्द दोस्तों और भी अदर फैकल्टीज के द्वारा आपको एमसीक्यू क्लास या फिर थ्योरी की क्लास लगातार मिलने वाली है। तो आप सभी लोग स्टे ट्यून रहे, चैनल के साथ में जुड़े रहें। और जो प्रीवियस क्लासेज है आपने अभी तक नहीं देखी है, 30 क्लासेज लगातार 1 मंथ से आपको 5 PM शाम को क्लास मिलती है। क्लियर चीज़ है, 5 PM। तो आप सब लोग उन क्लासेस के अंदर जरूर जुड़ें और अपना रेस्पॉन्स जरूर दें। दोस्तों एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको करवाए जाते हैं। यदि 25 क्वेश्चन करवाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं 100+ क्वेश्चन आपके क्लास के अंदर कहीं ना कहीं क्लियर होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों सेशन हमने करवाए हैं। प्रीवियस सेशन आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप सब लोग जाएँ चैनल पर विजिट करें और सभी सेशन को अटेंड करें। अ क्लाइंट हु इज द सेंड होम विथ एन इलियोस्टोमी का पेशेंट है, रिक्वायर्ड डाइटरी सप्लीमेंट विथ। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं पेशेंट के अंदर इलियोस्टोमी हुई है, उसके अंदर कौन सा कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री डाइटरी रहने वाली है, पेशेंट को घर भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर सर्जरी हो गई है तो इलियोस्टोमी की कंडीशन है, तो क्या आप सप्लीमेंट्री यहाँ पे देने वाले, क्या फाइबर डाइट देंगे, क्या पोटेशियम या फिर क्या सोडियम की डाइट देंगे, या फिर कहीं ना कहीं विटामिन B12 की यहाँ पे देने वाला है। तो आप सभी को पता है कि इलियोस्टोमी हुई है और कहीं ना कहीं डाइटरी सप्लीमेंट्री देना है, तो कहीं ना कहीं प्रिफरी बात करें तो विटामिन B12 सप्लीमेंट्री आप यहाँ पे डाइटरी के अंदर देने वाले हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है। अब दोस्तों B12 की बात कर ले तो नॉर्मली विटामिन B12 साइनोकोबालामिन इसका कहीं ना कहीं केमिकल नाम रहने वाला है, इज रेडिली एब्जॉर्ब्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है वहाँ विटामिन B12 का कहीं ना कहीं डाइजेशन देखने को मिलता है। इस पार्ट के अंदर कहीं ना कहीं विटामिन B12 का डाइजेशन होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें। यदि आपको एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि विटामिन B12 को कहीं ना कहीं कहाँ इसका डाइजेशन होता है, कहाँ एब्जॉर्ब होता है, विटामिन B12 कहाँ एब्जॉर्ब होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब इसका देखने को मिलता है। सो आफ्टर इलियोस्टोमी इंस्ट्रक्शंस देने हैं अबाउट B12
सप्लीमेंट्री शुड बी गिवन टू देयर क्लाइंट। जी हाँ दोस्तों, इलियस्टॉमी के बाद में आपको इंस्ट्रक्शंस देना है कि विटामिन B12 सप्लीमेंट्री आपको लेना बहुत ही जरूरी चाहिए। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन बात करें तो एक और शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही शानदार दोस्तों क्वेश्चन है कि द हायरार्की ऑफ द ह्यूमन नीड वेयर नर्सेज प्रायोरिटाइज बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड आइडेंटिफाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है। हायरार्की के पूछा गया है कि ह्यूमन नीड्स है, वेयर प्रायोरिटाइज पूछा गया है कि बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है कहने के, वो कौन सी थ्योरी है किसने दी थी जिसके अंदर ह्यूमन नीड है, फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड है, ये सारी कहने की कौन सी कहने की थ्योरी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे रहने वाला है सिगवर्ड फ्रूड ने दी थी, या फिर बात करें तो कुबलर रॉस ने दी थी, या फिर इरक इरेक्सन ने दी थी, या फिर अब्राहम मास्लो ने दोस्तों ये थ्योरी दी थी। बड़ा ही दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि ये कहने की मास्लो की थ्योरी रहने वाली है, मोटिवेशन की थ्योरी यहाँ पे रहने वाली है, जिसके अंदर आप सभी को पता है कि बेसिक ह्यूमन जो नीड होती है वो रहती है, उसके अंदर अलग अलग आपको कंडीशंस आती हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस आती हैं, उसके बाद में सेल्फ स्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। तो बड़ा ही दोस्तों ये शानदार आप सभी के लिए क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। इसके दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर चीजें, अब्राहम मास्लो थ्योरी ये रहने वाली है जिसके अंदर ह्यूमन नीड्स है, ह्यूमन बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है, ये हायरार्की थ्योरी किसने दी थी? अब्राहम मास्लो ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है। चलिए दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी किसकी रहती है, लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी रहती है। यदि हाईएस्ट बात करें प्रायोरिटी की तो आपकी बेसिक ह्यूमन जो फिजियोलॉजिकल नीड है इसकी आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी। लोएस्ट प्रायोरिटी की बात करें तो आपकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो देखने को मिलती है। टॉप लेवल यदि पूछा जाता है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जाएगा, और कहीं ना कहीं लो लेवल पूछा जाता है तो वहाँ पे आपका कौन सा रहने वाला है इसके बेसिक नीड के अंदर, ह्यूमन फिजियोलॉजिकल नीड है। ये दोस्तों क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर बनने वाले क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। 12 नंबर आज की सेशन का क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाला है कि द मोस्ट रिलायबल इंडेक्स ऑफ द सेरिब्रल स्टेटस। जी हाँ दोस्तों, सेरिब्रल स्टेटस के लिए कौन सी मोस्ट रिलायबल दोस्तों इंडेक्स यहाँ पे रहने वाली है। असेसमेंट के लिए, स्टेटस को देखने के लिए, सेरिब्रल स्टेटस के लिए कौन सी इंडेक्स यहाँ पे रहने वाली है मोस्टली रिलायबल? प्यूपिलरी रेस्पॉन्स इंडेक्स है, या फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर रेस्पॉन्स टू पेन, या फिर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। कौन सी दोस्तों कंडीशंस यहाँ पे रहने वाली है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। बात करें सेरिब्रल स्टेटस के लिए मोस्ट रिलायबल आपकी इंडेक्स रहने वाली है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो मोस्ट रिलायबल इंडेक्स रहने वाली है सेरिब्रल स्टेटस के लिए। ऑप्शन है आपका सी यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पे क्वेश्चन में क्या पूछा गए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन। जी हाँ दोस्तों, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा रहने वाला है? बात करें वाटर सोल्यूबल की, और एक बात करेंगे दोस्तों फेट सोल्यूबल। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल रहने वाला है, कौन सा विटामिन आपका फेट सोल्यूबल रहने वाला है। यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेगा, तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कौन सी कंडीशंस वाटर सोल्यूबल रहने वाली है, कौन सी दोस्तों फेट सोल्यूबल है। तो फेट सोल्यूबल की बात करें तो विटामिन ए, डी और ई और के, ये सारे विटामिन आपके कौन से फेट सोल्यूबल रहने वाले हैं। वाटर सोल्यूबल की बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा रहने वाला है जिसमें बहुत सारे अलग अलग विटामिन आ जाते हैं, और विटामिन सी आपका, ये दोनों विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर आते हैं। फेट सोल्यूबल के अंदर ए, डी, ई के आते हैं। तो दोस्तों बात करें तो ए वायर आपका जो विटामिन हो गया है जिसको अपन रेटिनॉल बोलते हैं, ये आपका हो गया विटामिन फेट सोल्यूबल हो गया। विटामिन सी भी कहने की बात करें तो ये भी आपका वाटर सोल्यूबल हो गए हैं। और नेक्स्ट में बात करें तो आपका डी और ई आपका क्या है, फेट सोल्यूबल है। ये भी फेट सोल्यूबल है, ये भी फेट सोल्यूबल है, यह भी फेट सोल्यूबल है। तो विटामिन सी यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है। वाटर सोल्यूबल कौन सा है? तो विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, बाकी सभी फेट सोल्यूबल है। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज आपको देखने को मिलती है, तो स्कर्वी देखने को मिलती है। विटामिन ए में दोस्तों बहुत सारी आइज की कंडीशन आती है, जीरोप्थेल्मिया है, बायोट्स है, स्पॉट है, ये सारी कंडीशन विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। विटामिन डी की बात करें तो आप सभी को पता है रिकेट्स देखने को मिलता है चिल्ड्रन के अंदर, और एडल्ट की बात करें तो ऑस्टियोमैलेशिया है। ये सारी कंडीशंस दोस्तों आपको यहाँ से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनके दोस्तों केमिकल नेम से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द एंटीडोट ऑफ द हेपेरिन।
जी हाँ दोस्तों, हेपेरिन का एंटीडोट क्या रहने वाला है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन के है या फिर एट्रोपिन या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट है या फिर प्रोटामाइन सल्फेट है? क्या कंडीशंस यहाँ पे रहने वाली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं हेपेरिन का क्या एंटीडोट रहने वाला है, वो यहाँ पे पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, बात करें यदि हेपेरिन की एंटीडोट की तो प्रोटामाइन सल्फेट इसका एंटीडोट रहने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका बात करें तो सी यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर रहना है। प्रोटामाइन सल्फेट किसका एंटीडोट रहने वाला है? हेपेरिन का एंटीडोट यहाँ पे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन रहने वाला कि फॉर अ कोमाटोज पेशेंट हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है कि पेशेंट किसका है? कोमाटोज का पेशेंट है और हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रहने वाली है? बड़ा ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईएस्ट प्रायोरिटी पूछी गई है। पेशेंट किसका है? कोमाटोज है, कोमा का पेशेंट है और क्या डायग्नोसिस आप करने वाले हैं, क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी यहाँ पे दोस्तों रहने वाली। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो अल्टर्ड सेंसोरम देखने को मिलेगा, या फिर ऑप्शन बी की बात करें तो इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी, या फिर ऑप्शन सी की बात करें तो इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी कहने की ये फर्स्ट प्रायोरिटी डायग्नोसिस रहेगा, या फिर अल्टर्ड न्यूट्रिशन आपको देना ये आपका डायग्नोसिस हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे रहने वाली है। कोमाटोज का दोस्तों यहाँ पे पेशेंट रहने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जब भी कोई कोमा का पेशेंट होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन की बात करें तो इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे जाने वाली। क्लियर चीज़ है, आपको सबसे पहले क्या करना है? एयरवे को क्लियर करना है। तो एयरवे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे दोस्तों जाने वाली है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, एयरवे आपको क्लियर करने वाला है। दोस्तों प्रायोरिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के आने वाले हैं, तो हर एक वो क्वेश्चंस आप तक हमने प्रयास किया है डिलीवर करने का और भी करते रहेंगे जब तक ESIC का एग्जाम नहीं होगा। उससे पहले हम वादा करते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लगातार एक से दो क्लासेज आपको चैनल पे मिलती रहेगी। और दोस्तों MCQ सीरीज की बात करें तो बहुत ही जल्द हम और भी अदर फैकल्टीज के द्वारा स्टार्ट करवाने वाले हैं, तो आप अपना रेस्पॉन्स, अपना प्यार हमें दोस्तों जरूर दिखाएं और कमेंट बॉक्स के अंदर एक पॉजिटिव कमेंट दोस्तों जरूर करें कि आपको क्लासेज कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा रहा है। नर्सिंग एजुकेशन कहीं ना कहीं बात करें, नर्सिंग एजुकेशन चैनल पे लगातार आपको अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करवाने का प्रयास करते हैं, तो आप सभी लोग अपना प्यार और रेस्पॉन्स दोस्तों हमें जरूर दिखाएं। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का रहने वाला है कि इन अ पेशेंट विथ डीकोर्टिकेट पोस्चर द नर्स ऑब्जर्व। जी हाँ दोस्तों, कैसा पोस्चर देखने को मिलता है? डीकोर्टिकेट पोस्चर देखने को मिलता है, तो नर्स क्या ऑब्जर्व करने वाली है, क्या कंडीशंस होगी जिसको आप बोलेंगे कि डीकोर्टिकेट ये पोस्चर यहाँ पे रहने वाला है। ऑप्शन की बात करते तो फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला कि फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो, एक्सटेंशन ऑफ द नी, एल्बो का फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, एक्सटेंशन नी का एक्सटेंशन है, और पाल्मर फ्लेक्शन ऑफ फीट। या फिर ऑप्शन बी की बात करें तो फ्लेक्शन ऑफ द अपर और द लोअर एक्सट्रीमिटीज, या फिर नेक्स्ट वन बात करें एक्सटेंशन ऑफ द अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, और डी की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो, नी एंड फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट। क्या कंडीशंस दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर रहने वाली। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि डीकोर्टिकेट की पोजीशन में नर्स क्या ऑब्जर्व यहाँ पे करने वाली है, जिसकी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोलेंगे डीकोर्टिकेट पोस्चर बोलेंगे। तो दोस्तों बात करें राइट आंसर की तो फ्लेक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज आपको देखने को मिल रही है, वो कहने के डीकोर्टिकेट की कंडीशंस को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चन है आपको अपकमिंग ESIC के एग्जाम्स के अंदर दोस्तों देखने को मिलेंगे। क्लियर चीज है, आप सभी को पता है कि इनमें दोस्तों बात करें तो सिमिलरली डीकोर्टिकेट पोजीशन में क्या आपको फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, फ्लेक्शन पोजीशन देखने को मिल रही थी, और कहने की वन और बोथ आर्म ऑन द चेस्ट पे रखती हैं, एक्सटेंडेड लेग को कहने शिफ्टली करती हैं। ये दोस्तों एबनॉर्मल आपको कंडीशंस, एबनॉर्मल पोजीशन रखती है, इंडिकेट करती हैं ट्रॉमा और इंजरी या फिर सेरिब्रम कॉर्टेक्स की कंडीशन के अंदर। क्लियर चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन था आप सभी के लिए। एक दोस्तों और पोस्चर देखने को मिलता है जिसकी बात कर लेते हैं। क्या पोस्चर आपको देखने को मिलता है? फ्लैसिड पोस्चर। फ्लैसिड पोस्चर की बात कर ले तो इसके अंदर क्या होता है कि क्लाइंट डिस्प्ले नो मोटर रेस्पॉन्स इन एनी एक्सट्रीमिटीज, कोई रेस्पॉन्स दोस्तों नहीं करता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्लाइंट डिस्प्लेज no motor response is any extremities, no motor response
नो मोटर रेस्पॉन्स इन एनी एक्सट्रीमिटीज। ये दोस्तों किसका पोस्चर रहने वाला है, फ्लैसिड पोस्चर रहने वाला है। ये दो कंडीशंस यहाँ पे रहने वाली है। आप सभी लोग दोस्तों जरूर अपना रेस्पॉन्स दें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पे कि नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, सीवीपी नॉर्मल कितना रहने वाला है यहाँ पे पूछा गया है। कितनी बिटवीन रेंज के बीच में कंडीशंस रहेगी जिसको अपन सेंट्रल वीनस प्रेशर नॉर्मल कंसिडर्ड यहाँ पे करने वाले हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो 0 to 5 सेंटीमीटर H2O, या फिर ऑप्शन बी की बात करें तो 10 to 15 सेंटीमीटर H2O नॉर्मल रहेगा, या फिर ऑप्शन बी की बात करें तो 5 to 10 सेंटीमीटर H2O, ऑप्शन डी की बात करें तो 15 to 20 सेंटीमीटर H2O। दोस्तों क्या कंडीशंस यहाँ पे रहने वाली है। इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और वहीं नेक्स्ट वन बात करें तो दोस्तों एम्स के अंदर भी काफी टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है। एम्स के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। और वहीं बात करें तो जिपमेर के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आपको ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही हेल्पफुल ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है। दोस्तों नॉर्मली बात करें तो क्या कितनी कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिल रही है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो कहीं ना कहीं बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। 5 to 10 सेंटीमीटर H2O कहीं ना कहीं नॉर्मल कंडीशंस यहाँ पे रहने वाली है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। यदि पूछी जाती है आपको नॉर्मल सीवीपी की रेंज एमएम के अंदर, यदि आपको पूछा जाता है एमएम ऑफ एसजी के अंदर नॉर्मल के क्या सीवीपी एमएम ऑफ एसजी के अंदर पूछा जाता है तो 2 to 6 mm ऑफ एचजी। एमएम ऑफ एचजी के अंदर भी आपको याद रखना है दोस्तों। सेंटर में सेंटीमीटर H2O के अंदर पूछा जाता है तो वहाँ पे आपका 5 to 10 सेंटीमीटर H2O आपका राइट आंसर रहने वाला है। और कहीं ना कहीं एमएम ऑफ एचजी की बात करें तो 2 to 6 कहीं ना कहीं आपका नॉर्मल लेवल यहाँ पे रहने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे 19 नंबर आज के सेशन का क्वेश्चन है। A patient with the congestive cardiac failure experience dyspnea is due to। जी हाँ दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसका पेशेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का पेशेंट है। क्या आप डिस्पनिया की कंडीशन में क्या आप एक्सपीरियंस यहाँ पे करने वाले, पेशेंट के साथ में डिस्पनिया है, कहने कहीं रेस्पिरेशन लेने में दिक्कत हो रही है कार्डियक कंजेस्टिव फेलियर के पेशेंट के अंदर, क्या एक्सपीरियंस यहाँ पे करने वाले हैं। ऑप्शन की बात करें तो एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड एल्यूलाई ऑफ द लंग्स, क्या इसकी वजह से देखने को मिल रहा है, या फिर ब्रोंकियल सिक्रेशन एंड स्पाज्म, या ऑप्शन सी की बात करें तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहने के डिस्पनिया की कंडीशंस देखने को मिल रही है, या फिर पल्मोनरी कंजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द कार्डियोमेगली। क्या कंडीशंस दोस्तों यहाँ पे रहने वाली है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही दोस्तों शानदार क्वेश्चन था। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बात करें तो कहीं ना कहीं पल्मोनरी कंजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द कार्डियोमेगली कॉज कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इस क्वेश्चन को अपन लास्ट सेशन अगले सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ब्रिटन डिस्कस करने वाले हैं। इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर पुटअप करना है। क्लियर चीज है, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर आप सभी को लोगों को देना है कि क्या आंसर इसका रहने वाला है। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें। जैसे कि 20 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट मैंने शायद 6 नंबर क्वेश्चन रखा था आप सभी के लिए, तो उसका भी आंसर जरूर दें, और 20 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर जरूर दें। इन दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है दोस्तों, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। क्वेश्चन क्या है अपन देख लेते हैं कि अ क्लाइंट ऑन द एंटीकोगुलेंट थेरेपी इज द स्पेशली मॉनिटर्ड फॉर, क्या मॉनिटर आप करने वाले हैं, क्या चल रहा है पेशेंट के अंदर एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रही है तो क्या आप मॉनिटर करेंगे, क्या नोजिया देखेंगे, इंसोम्निया, चेस्ट पेन या फिर इमेचुरिया, क्या कंडीशंस दोस्तों रहने वाली है। एंटीकोगुलेंट थेरेपी स्पेशली मॉनिटर कर रहे हैं उस कंडीशन में। क्लियर चीजें, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है दोस्तों। आज की क्लास के अंदर इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के अंदर एक अपना प्यारा सा कमेंट दोस्तों जरूर करें। कमेंट में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कमेंट करेंगे तो हमारे को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा और आप सभी के लिए और मेहनत करेंगे और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए कहीं ना कहीं हम तैयार करेंगे और आप तक प्रोवाइड करवाने, आप तक डिलीवर करने का हमारा दोस्तों प्रयास रहेगा। क्लियर चीज़ें, ये SIC तक हम लगातार आप सभी के लिए प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं आप सभी लोग
ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएं और कहीं ना कहीं हमारे को दुआ जरूर दें। क्लियर चीज़ें। इतना ही दोस्तों आज की क्लास के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव क्लास के साथ में। तब तक दोस्तों आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और दोस्तों जाने से पहले एक पॉजिटिव थॉट आप सभी के लिए कि चिलचिलाती धूप समंदर को खोज नहीं सकती। चिलचिलाती धूप समंदर को खोज नहीं सकती। बहते हुए भाव को रेत रोक नहीं सकती। बहते हुए भाव को रेत मीन्स बालू रोक नहीं सकती। अगर कुछ कर गुजरने की है तमन्ना दिल में तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। क्लियर चीज है दोस्तों। कैसे लगी आज की क्लास एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और क्लास को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। चैनल पे यदि फर्स्ट बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।